हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा आज का सेशन। क्लास नंबर वोकैब क्लास नंबर 204। और आज का सेशन बड़ा गजब का है क्योंकि अब हम क्लासेस को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाएंगे, थोड़ा सा और मुश्किल बनाएंगे, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे, समझने के लेवल पे उस स्तर पर रखेंगे कि थोड़ा सा चीज़ों में टफनेस आए, क्योंकि टफ एक्सरसाइज इज इक्वल टू टफ मसल्स, राइट। तो बेहतरीन एक्सरसाइज हमारी हो, चीज़ों को और बेहतरीन लेवल पे, उसमें हम इडियम एंड फ्रेजेस को भी मिक्स करके लेंगे। चीज़ों को कहने के विशेष तरीके जितने भी हैं वो हर तरीके से उसको देखेंगे। वोकैब मंत्रा जो आपकी बुक है उसका डे 28 है। और जो पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है, मेरे साथ बोलेंगे, बोले प्रोविजनल। शाबाश, फिर से बोलो प्रोविजनल। कलर एक बार सेट कर लेते हैं। चलिए, प्रोविजनल, प्रो है, विजन तो आप जानते ही हो स्पेलिंग क्या होती है, और उसमें एल जोड़ दिया, बोले प्रोविजनल। अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो इसका मतलब जुगाड़ू, यानी कि जुगाड़ एक तरीके का। एक बात बताओ, अगर किसी चीज का परमानेंट समाधान आपने निकाल लिया तो वो तो परमानेंट इलाज है, राइट। पर उससे पहले जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे मान लो घर की छत टपक रही है, तो घर की छत टपक रही है तो उसका एक ही इलाज है कि उसको पक्का कराया जाए। पर लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैली ले आते हैं काले रंग की, ये सुनो, और पूरे घर पे थैली बिछा दी। तो ये जो थैली बिछाने वाला काम है, क्या वाकई में ये परमानेंट काम है या फिर प्रोविजनल है, राइट। और थैली बिछाते ही जब पानी रुक जाता है कहते हो गया काम, राइट। पर वो थैली बिछाकर जो किया है वो एक तरीके से प्रोविजनल काम किया है, वो एक जुगाड़ कर दिया, राइट। वो एक जुगाड़ कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल। जैसे आपने देखा है, अभी इलेक्शन आएंगे तो बहुत सारी सरकारी वैकेंसियां निकलेंगी, वैकेंसीज अनाउंसमेंट होंगी, एग्जाम नहीं पता कब होगा, पर अनाउंसमेंट बहुत सारी वैकेंसीज की होगी, ये सुनो। एग्जाम कब होगा, कब हायरिंग होगी वो नहीं पता, पर एक प्रोविजनल लेवल पे जुगाड़ सरकार जरूर कर लेगी कि देखो इतने हजार हमने वैकेंसीज निकाली, राइट। कितने सिलेक्शन दिए ये नहीं कहते कि हमने इतनी सारी वैकेंसीज निकाली। तो वैकेंसीज निकालना क्या है, ये एक प्रोविजनल स्टेप है बेटा सरकार का, एक जुगाड़ू स्टेप है कि बच्चे कुछ कहें नहीं और काम भी हो जाए। दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल, टेम्पररी जिसको बोला जाता है ना। टेम्पररी बड़ा कॉमन शब्द है, पर प्रोविजनल को टेम्पररी कह सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, मेक शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा, मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट का भी मतलब क्या है, जुगाड़, एक तरीके का जो जुगाड़ है, दैट इज कॉल्ड, बस काम चलाऊ जो काम है भाई, काम चल जाए बस उससे, राइट। इम्परमानेंट, इम्परमानेंट, जो चीज परमानेंट नहीं है। देखो इसका उल्टा क्या है, परमानेंट। अगर आपकी छत पक्की है तो आपने परमानेंट इलाज कर दिया, पर अगर थैली बिछाकर आप पानी को रोक रहे हो तो ये क्या है, ये प्रोविजनल स्टेप है। यस और नो, जुगाड़ करने पड़ते हैं। अच्छा, एक्टिंग का एक बात बताओ, जब कोई एक्टिंग कर रहा है तो क्या वो रियल है, नहीं। एक्टिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप टीचर्स डे वाले दिन क्या होता है, टीचर्स डे वाले दिन जो बच्चे हैं, सीनियर बच्चे जूनियर्स को पढ़ाते हैं, तो जब वो सीनियर जूनियर को पढ़ाते हैं, इसका मतलब 10वीं क्लास वाले 9वीं को पढ़ा रहे होते हैं। तो जब 10वीं क्लास वाले 9वीं को पढ़ा रहे हैं तो क्या वो टीचर हैं, परमानेंट टीचर हैं, या वो एक्टिंग कर रहे हैं उस तरीके से, तो वो जुगाड़ू टीचर हैं। यानी कि एक कोई चैप्टर पढ़ के आए होंगे तो वही पढ़ा रहे होंगे, यस और नो। तो दे आर एक्टिंग लाइक अ टीचर, दे आर नॉट टीचर, दे आर प्रोविजनल टीचर्स, दे आर प्रोविजनल टीचर्स, दे आर नॉट परमानेंट टीचर्स। कई बार होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं भाई, आपने देखा होगा भी परमानेंट नौकरी है, कहते नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के काम का मतलब क्या है, वो जॉब कैसी है, वो प्रोविजनल जॉब है, वो परमानेंट जॉब नहीं है। यस और नो, परमानेंट जॉब और प्रोविजनल जॉब, अंतर समझ में आया। अब जरा वाक्य को देखो कितना गजब का है, देखो, बोलो ही मेक्स, शाबाश, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, वाक्य को जरूर लिखना। बोलो ही मेक्स प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स, इसका मतलब वो जुगाड़ू एडजस्टमेंट्स करता है, अपनी एडजस्टमेंट्स में जुगाड़ करता है। ही मेक्स प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ, टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ्स। इसका मतलब, बहुत ध्यान से देखना, अपनी औकात में रहना, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारना, जितना मेरा बजट अलाउ करता है उतना खर्च करना होता है। कट कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारना, अपनी खर्चे के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जाना, गो बाय बजट। इसका मतलब तो ये होता है बेटा, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ,
कि आप कमाते हो मान लो 5,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना, तो 5,000 रुपए महीने में cut your coat according to cloth. He makes provisional adjustments to cut his coat according to his cloth. Go by budget. इसका मतलब क्या है? 5,000 रुपए महीना, राइट? 5,000 रुपए महीना अगर आप कमाते हो, तो क्या 5,000 रुपए महीना कमाते हो तो क्या आप 6,000 रुपए खर्च कर दोगे? हाँ बेटा, आप 6,000 रुपए खर्च करोगे या फिर अपने बजट के हिसाब से? अपने बजट के हिसाब से। और उस बजट में रहने के लिए आप कुछ जुगाड़ू एडजस्टमेंट्स करोगे कि नहीं करोगे? आप एडजस्टमेंट्स करोगे। कहते यार एक काम करते हैं कि अच्छा आज इस महीने मुझे ये 4 चीजें चाहिए, 4 नहीं इस बार 2 ले लेता हूं, 2 में काम चलाऊंगा, 2 अगले महीने ले लूंगा, राइट? तो आप क्या करते हो उस बजट में रहने के लिए, यानी कि जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारना, अपने कमाई के हिसाब से खर्च करना। तो कमाई के हिसाब से खर्च करना, कमाई के हिसाब से खर्च करना, कमाई के हिसाब से खर्च करना, दैट इज कॉल्ड गो बाय बजट या कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। ही मेक्स प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, यानी कि अपनी कमाई के हिसाब से खर्च करने के लिए वो जुगाड़ू एडजस्टमेंट्स करता है। जुगाड़ू एडजस्टमेंट्स कैसे? कि भाई एक घी है मान लो 700 रुपए किलो, राइट? तो वो क्या करता है बेचारा, देसी घी नहीं खाएगा। देसी घी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? मान लो उसने डालडा ले लिया या फिर सरसों के तेल से काम चलाएगा। ये सो नो, जरूरी थोड़ी देसी घी खाए। कहते भाई मेरी इनकम इतने के मैं देसी घी नहीं खा सकता, तो क्या करता है सरसों का तेल लेगा, भैया 200 रुपए लीटर मान लो, तो 200 रुपए लीटर आ रहा है वो, ये 700 रुपए किलो, राइट? या 1,000 रुपए किलो। तो कहते भैया ठीक है, छौंकी तो लगाना है। कहते मैं देसी घी ना खा के मैं तो सरसों के तेल में काम चला लूंगा। तो ये क्या है? ये जुगाड़ू एडजस्टमेंट है। किस लिए? ताकि वो अपनी कमाई के हिसाब से खर्च कर सके, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसार सके। तो कहते भाई जितनी चद्दर उतने पैर पसारने चाहिए। मेरे साथ बोलो, बोलो, यू शुड कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, राइट? कहते भाई चाहे उधार लेके पीना पड़े घी पियो, संतों के लिए बेशक ठीक है, पर एक गृहस्थ के लिए कभी ठीक नहीं होता। संत तो कह सकते हैं कि पीना है तो घी पियो, चाहे उधार लेके पियो चाहे मांग के पियो, क्योंकि संत तो मांग भी सकते हैं। पर एक गृहस्थ को क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? गृहस्थ को क्या करना चाहिए? कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ। घुटनों तक अगर नहीं सिलने के पैसे हैं, कोट अगर इतना लंबा नहीं है, इतना हो सकता है तो इतने में ही काम चलाओ। जरूर नहीं कि सामने वाले का कोट अगर घुटनों तक है तो मेरा भी घुटनों तक हो। अगर इतना ही कपड़ा है तो इतना ही कोट सिलवा लो। क्लियर के नॉट क्लियर? तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ्स। एक बार ये वाक्य पूरा बोलो अपने आप से। ही मेक्स प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ। क्या ये वाक्य समझ में आया? कि वो अपने जुगाड़ू एडजस्टमेंट्स करता है ताकि अपने खर्चे से बाहर, अपनी कमाई से बाहर खर्च ना करे। क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड वर्ड एंड द वर्ड इज टमल्टुअस। बोलो, शाबाश, बोले टमल्टुअस। ये हो गया टमल, ये हो गया टू, ये हो गया अस, वर्ड बन गया टमल्टुअस। बोलो शाबाश, टमल टुअस। तो वर्ड हो गया टमल्टुअस। टमल्टुअस का मतलब हो गया बेटा, टमल्टुअस का मतलब हो गया उथल पुथल से भरा हुआ, बहुत ज्यादा उथल पुथल वाला। उथल पुथल से भरा, टमल्टुअस, chaotic, frenzied, turbulent, disorganized। chaotic है, chaotic, ये हो गया chaotic, chaotic, इसको पढ़ा जाएगा chaotic। frenzied माने बेचैनी से भरा हुआ, उथल पुथल से भरा या बेचैनी से भरा, अस्त व्यस्तता से भरा, उथल पुथल सब हो चुका है। बोले टर्ब्यूलेंट। बोलो, जैसे जब लहरें आती हैं समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो क्या समुद्र शांत रहता है? क्या समुद्र पीसफुल रहता है, क्वाइट रहता है, या टर्ब्यूलेंट हो जाता है? टर्ब्यूलेंट हो जाता है। जैसे दिन अगर सामान्य बीत रहे हैं, अगर दिन सामान्य बीत रहे हैं तो समुद्र कैसा है, या दिमाग कैसा है? दिमाग भी एक सागर रूप है, विचारों रूपी लहरें इसमें आती रहती हैं। अगर दिन सामान्य है तो मन कैसा रहता है? पीसफुल और क्वाइट। पर अगर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, मतलब उल्टे सीधे कुछ काम हो रहे हैं जीवन में, तो फिर मन कैसा है?
टर्बुलेंट है, टमल्टुअस है, केओटिक है, फ्रेंजीड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि पूर्णतया ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मन नहीं रहता। अपनी ऑर्गेनाइज जो स्टेट है, संगठित जो स्टेट है, वो तुरंत विग्रहित कर देता है, चीजों को फैला देता है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो पीसफुल और क्वाइट का मतलब है कोई चीज शांति से भरी हुई, शांति से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड पीसफुल एंड क्वाइट। टमल्टुअस, केओटिक, फ्रेंजिड, टर्बुलेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल और क्वाइट का मतलब शांत है। अब देखो यहां पे पढ़ के देखो, द व्हाइट एलिफेंट ओल्ड कार। अब देखो ये बड़ी अजब गजब सी सिचुएशन बन गई कि अगर वो सफेद हाथी है तो फिर कार कैसे है, और अगर कार है तो सफेद हाथी कैसे है? आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? अगर वो सफेद हाथी है तो कार कैसे, और कार है तो सफेद हाथी कैसे है? दोनों एक साथ तो नहीं है वो, यस और नो? सबसे पहली बात, इसका मतलब अगर समझ लोगे तो बात पता लग जाएगी। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है बेटा एक महंगी और यूजलेस पोजेशन, कोई भी ऐसी वस्तु जो महंगी हो और बेकार की हो। महंगी और बेकार, महंगी और बेकार, कॉस्टली एंड यूजलेस। इसका मतलब ये होता है कॉस्टली कैसे? जैसे मान लो एक कार है बहुत पुरानी, मान लो एम्बेसडर है आपके दादाजी के जमाने की, बड़ी पुरानी गाड़ी है। एक तो उसकी एवरेज तेल की बहुत कम है, और जैसे ही आप स्टार्ट करके चलते हो रोज खराब होती है, रोज खराब होती है, रोज मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। तो वो कैसा है? एक सफेद हाथी। ये बना कैसे है? बेटा काले हाथी से आप काम ले सकते हो, पर सफेद हाथी तो लक्ष्मी का वाहन है, इंद्र का वाहन है, देवताओं का वाहन क्या है? सफेद हाथी। पहले पुराने जमानों में अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को दूसरे को बर्बाद करना होता था तो वो सफेद हाथी गिफ्ट कर देते उसको। सफेद हाथी क्या करेगा? खड़ा खड़ा खाएगा, आप उससे काम नहीं करवा सकते क्योंकि वो किसका वाहन है? देवताओं का। जो काला हाथी है आप उससे मजदूरी करवा सकते हो, खेत का काम करवा सकते हो, जंगल में काम ले सकते हो, पर सफेद हाथी से काम नहीं लिया जा सकता। और अगर हाथी खड़े खड़े खाएगा तो कितना खाएगा? बहुत खाएगा, तो व्यक्ति को बर्बाद कर देता था। यस और नो? तो पहले ये था। पर एक बात बताओ, हाथी खरीदने के लिए पहले हाथी खरीदना पड़ता था? अगर आपको हाथी दान में देना है, किसी को गिफ्ट में देना है, तो क्या हाथी खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? तो पहले तो हाथी खरीदोगे ना, यस और नो? हाथी खरीदोगे तो दान करोगे। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले कोई, यानी कि अमीर ही अमीर को बर्बाद करते थे। तो पहले वो एक सफेद हाथी खरीदते, अब तो सफेद हाथी होते नहीं, अब तो वो एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए। यस और नो? पर सफेद हाथी की अगर हम बात करें, बोले द व्हाइट एलिफेंट, बोलो तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? महंगी और यूजलेस और कॉस्टली पोजेशन, यानी कि महंगी और बेकार। कोई बहुत पुराने मॉडल की बाइक है, बहुत पुराने मॉडल की बाइक है, एक तो कंज्यूम ऑयल बहुत कंज्यूम करेगी, रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? बोले व्हाइट एलिफेंट। बोलो शाबाश, बोले द व्हाइट एलिफेंट ओल्ड कार, यानी कि वो ऐसी कार है जो महंगी भी है और बेकार भी, यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। राइट? हैज मेड माई लाइफ कैसी? कैसी बेटा? और टमल्टुअस का मतलब क्या होता है? उथल पुथल से भरी हुई, यानी कि बेचैनी से भरी हुई। बेचैनी वाला जो होता है वो टमल्टुअस होता है बेटा। टर्बुलेंट भी उसी को कहते हैं। कहते हैं द व्हाइट एलिफेंट ओल्ड कार हैज मेड माई लाइफ कैसी? टमल्टुअस। राइट? कहते हैं जो व्हाइट एलिफेंट ओल्ड कार है, उन्होंने मेरी जिंदगी को कैसा बना दिया है? टमल्टुअस बना दिया है। और टमल्टुअस का मतलब क्या है? उथल पुथल से भरा हुआ। बोलो बेटा, बात समझ में आई? तो टमल्टुअस का मतलब है अप्स एंड डाउन्स वाला, पीसफुल और क्वाइट। जैसे हर एक व्यक्ति कैसा दिमाग चाहता है? टमल्टुअस या पीसफुल? हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका दिमाग कैसा रहे? पीसफुल। वो नहीं चाहता कि उसका दिमाग कैसा हो जाए? टमल्टुअस हो जाए, केओटिक हो जाए, फ्रेंजीड हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट? द व्हाइट एलिफेंट ओल्ड कार हैज मेड माई लाइफ कैसी? और टमल्टुअस का मतलब उथल पुथल से भरा हुआ। क्योंकि जो ऐसी पोजेशन रखेगा जो महंगी भी है और किसी काम की भी नहीं, वो डेफिनेटली बेचैनी को जन्म देता है। जैसे मान लो यहां से 5 की एवरेज है उसकी, तो 5 किलोमीटर आप आगे गए, वैसे 5 किलोमीटर जाते तो आपके 5 रुपए लगते, उतनी दूर में 100 रुपए का तेल लग गया आपका, 1 लीटर तेल पी गई वो। राइट? वापिस भी आओगे तो 1 लीटर और पिएगी, इसका मतलब 200 रुपए लग गए आपके 10 किलोमीटर में। आपके 10 किलोमीटर में 10 रुपए लगने थे, 5 रुपए जाने के 5 आने के, तो कहां 200 और कहां 10?
आप बताओ किसी नॉर्मल और ऑर्डिनरी फैमिली के लिए वो सर का दर्द बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर से पढ़ के देखो, बोलो द वाइट एलिफेंट ओल्ड कार हैज मेड माई लाइफ कैसी बेटा? टमल्टुअस, उथल पुथल से भरी हुई जिंदगी हो गई है। पहला वाक्य क्या किया था आपने? पहला वर्ड क्या किया था? प्रोविजनल, राइट? और वाक्य को क्या था कि ही मेक्स प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ। और दूसरा वाक्य क्या है? द वाइट एलिफेंट ओल्ड कार हैज मेड माई लाइफ, यानी कि बेचैन कर दिया है, क्योटिक कर दिया है, फ्रेंजीड कर दिया है, टर्बुलेंट कर दिया है, डिसऑर्गेनाइज कर दिया है, राइट? वो इतनी महंगी है और इतनी यूजलेस है कि उससे चीजें सेट बिल्कुल भी नहीं आ रही। अगले वर्ड पर चले बेटा, राइट? सो लेट्स मूव, अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। वर्ड आ रहा है बेटा, बोले असर्प, बोलो शाबाश। उच्चारण क्या है? ये पढ़ा जाएगा अ, यूसर्प नहीं पढ़ना बेटा इसको, इसका उच्चारण क्या है? असर्प। फिर से बोलो, फिर बोलो, असर्प। असर्प का मतलब होता है बेटा कब्जा कर लेना, किसी चीज पर क्या करना बेटा? कब्जा कर देना। अनआधिकारिक तौर पर, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उस पर अपना अधिकार जमा लेना, जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है उस पर अपना अधिकार जमा लेना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? असर्प। सीज का भी मतलब वही है कि सीज माने कब्जा ही तो है, कि उसने उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, तो सीज का मतलब क्या है? कब्जा करके बैठ गए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सीज। टेक माने ले लेना, ये सिंपल वर्ड है। ग्रैब, तो ग्रैब का मतलब जकड़ना ही तो होता है, यस और नो? जैसे मैंने आपका मोबाइल ग्रैब कर लिया, तो ग्रैब का मतलब क्या है? अपने चंगुल में जकड़ लिया, तो अपने चंगुल में जकड़ना क्या है? ग्रैब, उसको हम ग्रैब बोलते हैं। स्नैच का भी मतलब क्या है? स्नैच का मतलब छीनना होता है। जैसे आपने सुना होगा चेन स्नैचर्स, है ना भाई? चेन स्नैचर घूमते हैं, मोबाइल स्नैचर घूमते हैं कि आप मोबाइल हाथ में लेके जा रहे थे, इतनी देर में दो बाइक पे लड़के आए, एक झपट्टा मारा और मोबाइल ले गए, दिस इज कॉल्ड मोबाइल स्नैचिंग। कोई चेन पे झटका मार गया, चेन स्नैचिंग। पर्स को स्नैच कर लिया, तो जब उन्होंने स्नैच कर लिया तो उन्होंने उस पर कब्जा किया कि नहीं किया? यस और नो? तो डेफिनेटली इसका मतलब छीनना होता है, और छीनने वाला स्नैचर होता है, राइट? ग्रास्प का भी मतलब क्या होता है? पकड़ना, किसी चीज को जकड़ लेना, और कैप्चर भी होता है पकड़ना या जकड़ना। वैसे असर्प का मतलब क्या है? अनआधिकारिक तौर पर कब्जा कर लेना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? असर्प। कोई चीज खुद से अगर दे दे व्यक्ति, कब्जा ना करना पड़े, मान लो मैंने खुद से अपनी गोल्ड चेन निकाली और मैंने दे दी, मैंने कहा ले भाई पकड़, तो क्या मैंने छीनने की वो औकात दिखा? मैंने कहा भाई ये तेरी, इसे पेट भर, तू ले जा ले। अगर ऐसा कुछ है तो क्या उसे छीनना पड़ा या दे दिया? दे दिया, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध को जैसे उन्होंने कहा अंगुल माल करके डाकू मिले, तो उन्होंने कहा भाई मुझे, मैं अंगूठों की जो है माला पहनता हूं, आदमियों को मार के उनके अंगूठे काटता हूं और पहनता हूं, राइट? तो कहते अगर तुझे इससे शांति मिल रही हो, पर मेरी शर्त यह है, क्या तुझे इससे शांति मिल रही है? तू 99 को तो मार चुका है और 99 के अंगूठे तूने पहन लिए हैं, 100वां मैं हूं, महात्मा बुद्ध 100वें हैं, तो 100वां मैं हूं। अगर तू 100वें का भी अंगूठा पहन लेगा तो अपने अंदर सोच, क्या इससे तेरे अंदर शांति की वृद्धि हुई है? तो फूट फूट के रोने लगा इस प्रश्न पर, राइट? तो अल्टीमेटली उसने अभी तक किया क्या था? उनके दूसरों के जो अंगूठे थे उनको क्या करता था? वो ग्रास्प, कैप्चर, राइट? उनको काट के अपने पास क्या रख लेता था? असर्प कर लेता था उनके अंगूठे, यानी कि उन पर कब्जा कर लेता था। क्लियर के नॉट क्लियर? सो सरेंडर और ग्रांट तो वो छीनने ही नहीं पड़ेंगे। महात्मा बुद्ध कहने के लिए तो खुद ही काट ले, तो कहते कोई छीनने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही ग्रांट कर रहा हूं। बोल बेटा बात सुने कि नहीं? तो ग्रांट का मतलब होता है खुद से दे देना। जैसे आपके पापा से एक तो प्रॉपर्टी आप जबरदस्ती साइन कराओ, तो ये तो हो गया असर्प, राइट? कि भाई तुम साइन कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा, साइन करो, ये हो गया असर्प। और कोई खुद ही कहता है बेटा इतना शेयर तो तेरा प्रॉपर्टी में बनता है, तो ले मैं साइन कर रहा हूं, तू ले अपनी प्रॉपर्टी, ये हो गया ग्रांट। क्या बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? वाक्य देखो, वाक्य बड़ा गजब का होगा, ध्यान से देखना। बोले यू कांट असर्प, बताओ असर्प क्या होता है? छीनना, कब्जा करना। बोले यू कांट असर्प, बोलो योर सिबलिंग्स शेयर। सिबलिंग कौन होते हैं? भाई या बहन। कहते तुम अपने भाई या बहन का शेयर पे कब्जा नहीं कर सकते। सिबलिंग माने भाई या बहन। यू कांट असर्प, बोलो योर सिबलिंग्स शेयर बिकॉज, यहां पे बिकॉज भी लिख लीजिएगा बेटा, शेयर के बाद बिकॉज लिखिएगा। बिकॉज योर पेरेंट्स, बोलो आर लुकिंग शार्प ऑन यू
लुक शार्प का मतलब होता है बेटा पे अटेंशन, पूरा ध्यान देना। लुक शार्प का मतलब क्या है? पे अटेंशन। कहते तुम्हारे माँ बाप पूरा ध्यान दिए हुए हैं कि कहीं तुम ऐसा कुछ ना करो। मान लो तुम बड़े हो तो ऐसा नहीं कि छोटे के साथ आप अन्याय करोगे। योर पेरेंट्स आर लुकिंग शार्प ऑन यू। जैसे आप किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको जिस पर भी शक होगा, जिस पर भी शक होगा, जैसे मान लो मुझे बेटे पर शक है, इस बेटे पर शक है कि भाई ऐसा कुछ इस बेटे ने किया है, शक है, सबूत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इस पे नजर रखूंगा कि नहीं रखूंगा? यस और नो? तो वो नजर रखना क्या है? लुक शार्प। इफ यू वांट टू सॉल्व, बोलो फिर से, बोलो बोलो इफ यू, जब तक बोलोगे नहीं आएगी नहीं इंग्लिश, बोलो इफ यू वांट टू सॉल्व एनी केस यू हैव टू लुक शार्प ऑन द सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट कौन होते हैं? जिन पे शक होता है, जिन पर क्राइम करने का शक है वो सस्पेक्ट होते हैं। कहते हैं इफ यू वांट टू सॉल्व एनी केस यू हैव टू लुक शार्प ऑन द सस्पेक्ट्स। आपको जिन पे शक है उनके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है। यू हैव टू पे अटेंशन, उनको नजरबंद करना पड़ता है, अपनी नजर पूरी रखनी पड़ती है। यस और नो? एक बार पूरा वाक्य बोलो। सर योर सिबलिंग्स शेयर बिकॉज योर पेरेंट्स आर लुकिंग शार्प ऑन यू। यानी कि मुझे बताओ, पेरेंट्स आपको ऐसा करने देंगे कि नहीं करने देंगे? पेरेंट्स नहीं करने देंगे। भाई आप अपना शेयर ले सकते हो पर आप अपने भाई बहन के शेयर पे कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पेरेंट्स की पूरी नजर आपके ऊपर है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसमें ईडियम फ्रेज भी अब मिक्स हो गए हैं, ये हल्के वाक्य नहीं रह गए बेटा। सिनोनिम एंटोनिम तो हैं, साथ में इडियमेटिक एक्सप्रेशन भी हमने ले लिए। अभी तक 3 इडियम्स हमने किए हैं। एक हमने किया कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, जिसका मतलब क्या है? चद्दर के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से खर्चा करना। दूसरा इडियम फ्रेज क्या किया आपने? द व्हाइट एलिफेंट, यानी कि कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। तीसरा क्या किया? लुकिंग शार्प। नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 वर्ड्स हुए, चौथे पर आ जाओ बेटा, फोर्थ वन। बोलो द वेस्टेज। बोलो वेस्टेज का मतलब अवशेष होता है बेटा। अवशेष समझते हो? बिल्कुल, कोई भी चीज, किसी चीज के जो अवशेष हैं दैट इज कॉल्ड वेस्टेज, यानी कि रिमेन्स ऑफ समथिंग। जैसे आप देखते हो कि यहां पे मान लीजिए आप देखते हो बहुत सारे शहरों में जो पुराने महल होते हैं, है ना, तो जगह जगह जो पुराने, जैसे दिल्ली में बहुत सारे किले हैं, पांडवों का किला है, रेड फोर्ट है, राइट, और यहाँ पे भी बहुत सारे किले आप देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो किले हैं, बेसिकली ये किले नहीं बचे हैं, इनको तो रिपेयर किया जा रहा है बार बार। ये है क्या? बहुत सारे किले तो उतने पुराने हो चुके हैं कि वो क्या है अब? वो वेस्टिज हैं बेटा, दे आर नॉट फोर्ट्स। जैसे यहाँ पे मान लो मोती डूंगरी को आप देखते हो तो किले जैसी शेप में नहीं है वो बिल्कुल खंडहर जैसी शेप में है। जो कभी किला होता था और अब खंडहर है, तो वो खंडहर क्या है? वो वेस्टिज है किसका? उस किले का। जो कभी फोर्ट था वो आज क्या है? वेस्टिज है, यानी कि ये क्या है? अवशेष। रेमिनेंट का मतलब बची हुई चीज, रेसिड्यू का भी मतलब बची हुई चीज। आप चाय पी लेते हो, चाय पी ली और लास्ट में जो जूठन बच गई, डोंट यू थिंक इट इज वेस्टेज? ये बचा हुआ हिस्सा है ना, या फिर चाय है? आवाज नहीं आई। बचे हुए हिस्से कोई तो रेमिनेंट कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं, लेफ्ट ओवर कहते हैं। इसीलिए जूठन के लिए जो वर्ड आता है, कहते जूठन मत छोड़ो। बहुत सारे होटल्स में देख लेना, कहीं बोर्ड, दिल्ली में है 1-2 होटल ऐसे, पंजाब में तो बहुत सारे हैं, वहां पे खाने को छोड़ना एक वो अपराध मानते हैं कि खाना, आप बेशक से होटल है, पे किया है आपने, अगर आपने खाना प्लेट में छोड़ा तो उस खाने की वैल्यू का फाइन आप पर लगेगा जब आप बिल पे करोगे। यू विल हैव टू पे फाइन फॉर द लेफ्ट ओवर, एंड दैट इज अ गुड सिस्टम, वो हर जगह होना चाहिए, राइट। होटल वाले ये कहते हैं कि बेशक से आप अन्न के लिए पे कर रहे हो, पर आप अपमान नहीं कर सकते उसका, आप ऐसे जूठन नहीं छोड़ के जा सकते। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? और जूठन छोड़ोगे तो यू विल बी फाइंड, यानी कि यू कांट लीव वेस्टेज, यू कांट लीव रेमिनेंट, रेसिड्यू। रेसिड्यू जैसे चाय के बाद वो जो पत्ती सी बच जाती है नीचे, तो उसे क्या कहते हैं? द रेसिड्यू ऑफ टी, है ना, बीच में जो लास्ट में चाय पत्ती सी नहीं बच जाती, जो बची हुई चाय पत्ती लास्ट में छोड़ देते हैं, वो क्या है? रेसिड्यू भी है, वो लेफ्ट ओवर भी है। और एक वर्ड है बेटा, बोलो ट्रेस। ट्रेस का मतलब अब सिर्फ निशान बचे हैं, चीज गायब हो चुकी है। ट्रेस का मतलब अवशेष ही तो है एक तरीके से, सांप तो निकल गया पर निशान है वहां पे। तो जो निशान है, आपको नहीं लगता कि वो सांप का एक तरीके का अवशेष है कि भाई यहां से सांप गया है? यस और नो? दिस इज कॉल्ड द ट्रेस, यानी कि सिर्फ निशान निशान बचे हैं, लकीरें बची हैं, चीजें गायब हो गई हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रेस ऑफ समथिंग, रिमेन्स ऑफ समथिंग, यानी कि वही है, बची हुई चीजें। अच्छा, होल और टोटल मतलब जो जैसा था वैसे का वैसा, पूरा का पूरा। अगर यहां पे चाय रखी है तो क्या कहोगे? जूठन रखी है?
क्या कहोगे? चाय। अगर पूरा खाना आपको लग रहा है कि हाँ भी ये खाना रखा हुआ है, तो खाना ही रखा है ना, राइट? पर अगर खा के आधा अधूरा थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो क्या कहोगे, खाना रखा है? या फिर जो खाना टोटल रखा है, होल रखा है, तो वो तो खाना ही है। यस और नो? अब जरा वाक्य को देखो बेटा। द वेस्टेज रिसीव्ड फ्रॉम हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिले? जो अवशेष मिले। बिकेम अ बिग ड्रॉ फॉर द वर्ल्ड, बिकेम अ बिग ड्रॉ फॉर द वर्ल्ड। ये बिग ड्रॉ होता है बेटा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। द वेस्टेज रिसीव्ड फ्रॉम हड़प्पा बिकेम अ बिग ड्रॉ फॉर द वर्ल्ड, यानी कि वो दुनिया के लिए क्या बन गए? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो अवशेष हड़प्पा से मिले वो पूरी दुनिया के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। दैट इज कॉल्ड बिग ड्रॉ। कोई भी चीज जो पूरा ध्यान खींच ले, यानी कि ध्यान को आकर्षित करने वाला, ध्यान को कंसंट्रेट करने वाला, दैट इज कॉल्ड बिग ड्रॉ। जैसे जब जियो का सिम आया था, जब जियो का सिम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक एक व्यक्ति ने दो दो तीन तीन सिम निकलवाने की कोशिश की, क्योंकि एक दिन का 1 GB डेटा फ्री मिल रहा है, राइट? फ्री में ही 1 GB डेटा फ्री मिल रहा है, तो एक दिन में 1 GB, वो भी फ्री। मतलब लगभग 1 साल तो फ्री ही चला दिया था जियो ने, ताकि सबके पास जियो की सिम हो जाए। और अब बिल्कुल एयरटेल के बराबर और उन सबके बराबर उसने अपने टैरिफ कर रखे हैं। यस और नो? बट जब जियो आया था, पर पहले बहुत महंगा था बेटा, पहले सिस्टम बहुत महंगा था। जियो ने आने के बाद इसको कम से कम 1/10 किया है। जो पहले टैरिफ था लोगों का, वो कम से कम 1/10 हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी ज्यादा, बेशक उसने बढ़ा भी दिया, पर फिर भी सिस्टम बहुत हल्का हो गया। पहले की पेमेंट में और अब की पेमेंट में कम से कम 10 गुना का तो फर्क है, राइट? तो अ बिग ड्रॉ, वेस्टेज रिसीव्ड फ्रॉम हड़प्पा बिकेम अ बिग ड्रॉ फॉर द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हो गया जब वहां पे अवशेष मिले और स्टडी किया, वहां की सिविलाइजेशन को पढ़ के देखा कि यार यहाँ पे देखो लोग पहले ही कितने सभ्य थे। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? एक बार पढ़ के देखो पूरा वाक्य। द वेस्टेज रिसीव्ड फ्रॉम हड़प्पा बिकेम अ बिग ड्रॉ फॉर द वर्ल्ड। क्या वाक्य समझ में आ रहा है? यही रियल इंग्लिश है बेटा, समझ में आने को ही कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। मैंने कहा ना 100 अगर वाक्य पूछे जाए आपसे इंग्लिश में, तो 100 में से 90 सेंटेंस ही होंगे, और सेंटेंस को समझना ही सबसे बड़ी तैयारी है। 4 हमने किए, आज का आखिरी 5वां। चलो, वर्ड है बेटा, बोलो अपेचर। बोलो अपेचर का मतलब दरार होती है बेटा। इसमें जो बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, अपेचर है, गैप है, होल है, स्पेस है, स्लिट। स्लिट का भी मतलब दरार है, राइट? एक वर्ड होता है फिशर, इज ऑल्सो दरार। हाँ बेटा, रिफ्ट भी दरार होती है, रिफ्ट भी दरार होती है। एक वर्ड होता है क्रेविस, क्रेविस का भी मतलब क्या होता है? दरार। तो फिशर है, रिफ्ट है, क्रेविस है बेटा, इन सब का मतलब क्या होता है? दरार। सो इसमें और कोई ऐसा वर्ड नहीं है खास। ये वर्ड, ये पढ़ के देखो बेटा वाक्य। व्हेन यू लगाओ बेटा यहां पे। व्हेन यू बोर डाउन ऑन योर रिस्पेक्टेबल फादर, यू ब्रॉट अपेचर इन योर रिलेशंस एंड फैमिली। कहते भाई जब तुमने ऐसा किया, कैसा किया? जब आपने अपने रिस्पेक्टेबल फादर पर क्या किया बेटा? When you bore down, bear down का मतलब होता है किसी की तरफ जाना, वो भी अटैकिंग मोड में। टू मूव टूवर्ड्स समबडी क्विकली इन एन अटैकिंग मोड। जैसे छोटा बच्चा है, एक दूसरे बच्चे ने आके उसकी मान लो डॉल उठा लिया, उसकी गाड़ी उठा ली, उसका खिलौना उठा लिया, तो वो जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे की तरफ एकदम से मारने की तरफ भागता है। भागता है कि नहीं भागता? मान लो वो बच्चा वहां खड़ा है और वो जो बच्चा है वो दूसरी तरफ खड़ा है, इस तरफ। तो जब बच्चा वो दूसरी तरफ खड़ा है, इधर से इधर जब जाएगा, तो वो क्या कर रहा है? बोलो दिस चाइल्ड, बोलो इज बियरिंग डाउन ऑन दैट चाइल्ड। इसका मतलब यह है कि ये जो बच्चा है ये उस बच्चे पर अटैक करने के लिए जा रहा है। तो किसी की तरफ जाना अटैकिंग मोड में, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बियर की फॉर्म क्या होती है? बियर सेकंड फॉर्म होती है बोर, और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। इसमें ई भी लगा होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। बियर, बोर, बॉर्न, इसमें अंतर क्या है? बियर है, बोर है और बॉर्न है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म।
तो बियर डाउन का मतलब होता है किसी की तरफ आक्रमण करने के उद्देश्य से बढ़ना। इंग्लिश में लिख सकते हो मूव क्विकली टू अटैक। किसी की तरफ आक्रमण करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ना, दैट इज कॉल्ड बियर डाउन। जैसे आर्मी को अगर आतंकवादी दिखेंगे तो क्या वो ये कहेंगे यार पहले चाय मंगाओ, चाय पी के चलेंगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो आर्मी वाले ये तो नहीं कहेंगे यार कोई बात नहीं आ रहे हैं आने दो, फिर चाय वाय पी के चलते हैं। नो नो, वो एकदम से बियर डाउन करेंगे, उन आतंकवादियों पे एकदम से हमला करेंगे। तो आर्मी विल बियर डाउन ऑन द टेररिस्ट्स, ऑन द ट्रेसपासर्स, ऑन द इन्वेडर्स। यस और नो? जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी, उन पर एकदम से अटैक करेंगे। वाक्य पढ़ के देखो, बोले व्हेन यू बोर डाउन ऑन योर रिस्पेक्टेबल फादर यू ब्रॉट क्या अपेचर इन योर रिलेशंस एंड फैमिली। जब आपने अपने सम्माननीय फादर की तरफ इस तरीके का बिहेवियर किया, किस तरीके का? कि आप एकदम से कहते हो अभी बताता हूं मैं तुम्हें, और सारे रिश्तेदार देख रहे हैं और सारी फैमिली देख रही है, और अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो बताओ रिश्तों में और फैमिली में दरार आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? वाक्य फिर से पढ़ के देखो, बोलो व्हेन यू बोर डाउन ऑन योर रिस्पेक्टेबल फादर यू ब्रॉट अपेचर, crevice, fissure, rift, gap, crack in your relations and family। क्या ये बात समझ में आई बेटा? एक बार सारे वाक्य फिर से देखो, सिर्फ सेंटेंस देखेंगे और समझने की कोशिश करना। चलिए देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि फर्स्ट क्या था। प्रोविजनल का मतलब जुगाड़। प्रोविजनल का मतलब क्या है? जुगाड़। परमानेंट नहीं, जुगाड़। जैसे मैंने कहा था कि घर की छत पक्की ना करवा के, मतलब छत टपक रही है तो काली थैली बिछा दी, तो ये परमानेंट नहीं हुआ, ये क्या हो गया? एक जुगाड़ हो गया। दिस इज प्रोविजनल स्टेप। यस और नो? तो यहां पे देखो वाक्य है, बोले ही मेक्स प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स, मतलब जुगाड़ू एडजस्टमेंट्स करता है। टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ, जितनी चद्दर है उतने पैर पसारने के लिए वो जुगाड़ू एडजस्टमेंट्स करता है। देसी घी ना खाकर सरसों के तेल में छोक लगा लेता है कि भाई 1000 रुपए किलो और कहां पर 200 रुपए, राइट? 800 रुपए बच गए। यस और नो? तो ऐसे जुगाड़ करता है। महंगे मसाले ना लेकर सस्ते मसाले ले लिए, खुद से कूट लिया, कुटे हुए महंगे पड़ रहे, तो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करता है ताकि वो क्या कर सके? कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ्स। क्या बात समझ में आई? अगला वर्ड है टमल्टुअस। और टमल्टुअस का मतलब होता है बेटा उथल पुथल से भरा हुआ, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और दिमाग बिल्कुल बेचैन। केओटिक, फ्रेंजीड, टर्बुलेंट, सारे के सारे वर्ड्स। द व्हाइट एलिफेंट ओल्ड कार, इसका मतलब कौन सी कार? जो खर्चा बहुत कराए पर काम कुछ ना आए, जो खर्चा बहुत कराए पर काम कुछ ना आए, दैट इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। मान लो आपने एप्पल का आईफोन खरीदा, राइट? चलाते हुए 2 ही महीने हुए, चोरी हो गया या टूट गया या फिजिकली डैमेज हो गया, आपसे गिरा और ऊपर से बस उतर गई, एकदम से गिरा रोड के ऊपर और ऊपर से बाइक उतर गई और वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया। अब एक बात बताओ, वो मोबाइल आपके लिए क्या साबित हुआ? व्हाइट एलिफेंट साबित हुआ। यस और नो? फिजिकल डैमेज को कंपनी भी जो है लेने के लिए तैयार नहीं है। क्लियर के नॉट क्लियर? द व्हाइट एलिफेंट ओल्ड कार हैज मेड माई लाइफ कैसी बेटा? यानी कि उथल पुथल से भर दिया है, बेचैन कर दिया है। यस और नो? नेक्स्ट क्या पढ़ा जाएगा? ये असर्प का मतलब क्या होता है? कब्जा करना। आ जाओ, यू कांट असर्प योर सिबलिंग्स शेयर बिकॉज योर पेरेंट्स आर लुकिंग शार्प ऑन यू। लुक शार्प का मतलब पूरा ध्यान दिए हुए, नजर है उनकी आपके ऊपर। और असर्प का मतलब सिबलिंग का मतलब, ठीक है आगे चलो वेस्टेज पर। द वेस्टेज रिसीव्ड फ्रॉम हड़प्पा बिकेम अ बिग ड्रॉ फॉर द वर्ल्ड। बिग ड्रॉ का मतलब आकर्षण का केंद्र, और वेस्टेज मतलब अवशेष, राइट? ये लोग महंगी महंगी गाड़ियां क्यों खरीदते हैं? मान लो डिफेंडर गाड़ी खरीद रहे हैं या और गाड़ियां खरीद रहे हैं, वाई? बिकॉज दे वांट टू बिकम अ बिग ड्रॉ फॉर सोसाइटी। तो बिग ड्रॉ का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं। अपेचर का मतलब दरार है बेटा। यस और नो? व्हेन यू बोर डाउन, ये बोर डाउन क्या होता है बेटा? और यहां पे यू भी था। यस और नो? व्हेन यू बोर डाउन, अटैक करने के लिए एकदम से किसी की तरफ भागना, दैट इज कॉल्ड बोर डाउन ऑन योर रिस्पेक्टेबल फादर यू ब्रॉट अपेचर इन योर रिलेशंस एंड फैमिली। क्या बात समझ में आई बेटा? ठीक है, आज के लिए इतना ही, शब्द के लेवल पे इतना ही। चीजों को रिवाइज करते रहिएगा, सीखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।